केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे आज। काफी मजेदार चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। सबसे पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। या टाइम टेकन कह सकते हैं यहां पे। फिर एवरेज रेट आता है, रेट जो कि एक बहुत लंबे टाइम इंटरवल पे हो, ठीक है। जैसे रिएक्टेंट्स एवरेज रेट को लिखना हो, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन R2 हो गई R1 T2 माइनस T1। और यही अगर डेल्टा T टेंड्स टू 0 हो जाए तो इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगी। तो रेट अगर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? माइनस dr/dt। और रेट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिखनी हो तो dp/dt। इस तरीके से रिएक्शन दी हुई है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे कैसे लिखेंगे? ये हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ये हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ये हो गया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डी।
नेचर ऑफ रिएक्शन, आयनिक का रेट, कोवेलेंट के रेट से ज्यादा होता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा अगर रिएक्टेंट्स का, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। कैटलिस्ट डालोगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। रेडिएशन से एक्सपोजर कराओगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। अब रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power a, b to the power b। a क्या है? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ a, b क्या है? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ b। इसका ड्रॉबैक क्या है? ये थ्योरेटिकल है और हर रिएक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है इस केस में, और रेट क्या निकलता है? ये रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात हो रही है। रेट क्या निकलता है? k इंटू a टू द पावर x, b टू द पावर y। x प्लस y क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। k क्या है? रेट कांस्टेंट। कोई जनरल रिएक्शन हम लिखते हैं, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। रेट हो गया k a टू द पावर n, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 0 हो गया, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। n इज इक्वल टू 1 हो गया तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और 2 पे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन।
टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होती हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन होती है एक तो, सिंगल स्टेप रिएक्शंस जिन्हें कहते हैं, ये हो गई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मल्टी स्टेप होती है। और मैकेनिज्म या रेट ऑफ रिएक्शन किससे डिटरमाइन होता है? जो स्लोएस्ट स्टेप होता है। तो सारी की सारी मल्टी स्टेप लिखनी पड़ेगी, पूरा मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा रेट लॉ डिटरमाइन करने के लिए। और मैकेनिज्म में जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करेगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के केस में। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ आइंस और मॉलिक्यूल्स or atoms taking part in an elementary process or simultaneously colliding in the elementary process of the reaction mechanism. Molecularity क्या होती है? जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे एलिमेंट्री प्रोसेस में रिएक्शन करने के लिए। और मैक्सिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलरिटी होती है 3। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? जो स्लोएस्ट स्टेप होता है रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन देख लेते हैं। इसमें रेट कैसे लिखेंगे हम? ये हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में। इसका स्लोप कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। स्लोप क्या होगा? माइनस के। y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म से अगर कंपेयर करेंगे तो हाफ लाइफ क्या होती है? जब रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन हाफ हो जाए। तो अगेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभी हमने देखा 80 इज इक्वल्स टू हो जाता है a नॉट माइनस के टी। तो हाफ लाइफ पे क्या हो जाएगी? हाफ लाइफ पे क्या हो जाएगी? a नॉट बाई 2 कंसेंट्रेशन।
अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसका कर्व कैसा बनेगा, इस तरीके का बनता है e टू द पावर माइनस एक्स का। इसके केस में हाफ लाइफ निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जो एक्चुअल में होती तो सेकंड ऑर्डर है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करती है। जैसे इस रिएक्शन को देख लो, और इसमें क्या है, वाटर अगर एक्सेस में ले लेंगे
वाटर को अगर एक्सेस में ले लेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा ये, तो हम इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह मान सकते हैं, इसको इसके साथ अकोमोडेट कर लेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, अगर 10 डिग्री सी से हम बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट ट्वाइस हो जाता है। कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स माना जाता है इसके केस में, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट क्या होता है, अगर इस तरीके से है, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है ये, तो ये क्या है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो इनिशियल एनर्जी से थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी एनर्जी अगर इन मॉलिक्यूल्स को मिल जाएगी तो रिएक्शन हो जाएगी। फिर आता है बोल्ट्जमैन फैक्टर। ये क्या होता है, F इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। ये क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, उसे हम बोल्ट्जमैन फैक्टर कहते हैं। ओरिएंटेशन क्राइटेरिया क्या होता है कि किस तरीके से ओरिएंट होके किस पोजीशन में मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, वो भी मैटर करता है रिएक्शन को प्रॉपरली होने के लिए। इफेक्टिव कोलिजन्स होना भी मैटर करता है। अलग अलग मतलब सही ओरिएंटेशन में अगर नहीं टकराएंगे तो रिएक्शंस अच्छे से नहीं हो पाएंगी। ये क्या है, ओरिएंटेशन का फैक्टर है और ये है कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फैक्टर। तो क्या हो जाता है, a इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाई RT। इसे हम आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं और इसे बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट। कैटलिस्ट का इफेक्ट देख लेते हैं। कैटलिस्ट से क्या होता है, अगर इनिशियली इस तरीके से था कर्व एक्टिवेशन एनर्जी का, तो कैटलिस्ट की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी नीचे आ जाती है, ऐसा कर्व हो जाता है।